दोस्तों आज जो इन्वर्टर मैं रिपेयर करने जा रहा हूँ ये सोलर मैक्स का 3 किलोवाट का इन्वर्टर है और ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं तैयब साहब बावलपुर से, उन्होंने मुझे ये भेजा है। उन्होंने 4 इन्वर्टर मुझे पार्सल किए हैं। अभी एक कार्टन मैंने ओपन किया है, उसमें एक इन्वरेक्स का और एक ये वाला इन्वर्टर था, तो इंशाल्लाह इनकी रिकॉर्डिंग करेंगे। तो पहले तो मैं ये माजरत चाहता हूँ कि हमारा ये लर्निंग का सिलसिला काफ़ी दिनों से रुका हुआ था और काफ़ी दिनों से कोई मेरी वीडियोज़ नहीं आई। इसकी वजह यह है कि काम का बर्डन बहुत ज़्यादा है। अभी जो गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो जो वर्क लोड है वो बहुत ज़्यादा होता है और ऊपर से मैं 1 मैन आर्मी हूँ, यहाँ पे अकेला काम करता हूँ, तो इसलिए बाद दफ़ा ना वो वक्त निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप दिन में अगर 3, 4 या 5 इन्वर्टर देखते हैं ना एक प्रॉपर तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से, तो मेरे ख्याल में आपका एक दिन उन पे लग जाता है। तो इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह अब मैं जो है ना वो टाइम मैनेज करके इंशाल्लाह जो है ना वो ज़रूर वीडियो बनाऊँगा ताकि हमारा ये जो एक सीखने का सिलसिला था ना वो दोबारा से शुरू हो सके। तो ये जो इन्वर्टर है ना ये बेसिकली PWM टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर जो बोर्ड लगा हुआ है ना वो काफ़ी सारे इन्वर्टर्स में आता है। वो फ्रोनस में भी है, टेस्ला के इन्वर्टर्स में भी है, सोलर मैक्स में भी है, मैक्स पावर में भी है, और काफ़ी सारी कंपनियां हैं जिन्होंने ये बोर्ड इस्तेमाल किया है। ये बड़े अच्छे बोर्ड हैं वैसे चलने के लिहाज से, लेकिन पुरानी टेक्नोलॉजी है ये और वोल्ट्रॉनिक बोर्ड हैं ये। तो उन्होंने ये लिखा हुआ है इसके ऊपर कि ये फॉल्ट 09 है, 2 दिन बाद, हर 2 दिन बाद यानी ये 09 फॉल्ट पे चला जाता है। यानी ये उन्होंने बताया कि इसको ठीक करवाते हैं, फिर ये कुछ दिनों बाद 1-2 दिन बाद ये 09 फॉल्ट पे चला जाता है। तो ये जो 09 फॉल्ट है ना इन इन्वर्टर्स में बेसिकली आज उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे और मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि ये फॉल्ट जो है वो ये किस वजह से आता है। ये देखें ये 09 पे चला गया, ये 09 एरर पे चला गया। अब 09 का जो एरर है ना ये सीधी सी बात है कि ये बस वोल्टेज फेलियर की वजह से आता है। यानी आपके जब बस वोल्टेज नहीं ना बनते, बस वोल्टेज फेल हो जाते हैं, तो ये 09 के एरर पे यूनिट चला जाता है। अब ये जो बस वोल्टेज हैं वो क्यों नहीं बनते, उसके पीछे जो पूरी फिज़िक्स है ना इन इन्वर्टर्स की, इसके ऊपर इसके जो डिज़ाइनिंग की हुई है कंपनी ने, जिस तरह ये बस वोल्टेज बनने का पूरा स्ट्रक्चर है जो इसके बोर्ड के ऊपर, आज इंशाल्लाह इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे और इसमें एक पूरा तरीक़ाकार समझेंगे कि ये कैपेसिटर किस तरह चार्ज होते हैं और 09 का जो फॉल्ट है वो किस वजह से आता है। एक तो होता है ना बस वोल्टेज ना बने, बाद दफ़ा बस वोल्टेज भी बन रहे होते हैं, इन बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी सेट 09 के फॉल्ट के ऊपर जा रहा था। तो मैं इंशाल्लाह दोनों सूरतें आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा और दोनों तरीके आपको बता दूंगा कि अगर बस वोल्टेज बने और सेट 09 पे जाए तो फिर क्या फॉल्ट हो सकता है, और अगर बस वोल्टेज ही 0 से ना बने और 09 पे जाए तो वो किस तरह बनेंगे, उसका पूरा एक तरीकाकार इंशाल्लाह समझेंगे। तो इसको मैं ओपन करता हूँ और ओपन करके तो इसका बोर्ड बाहर निकालते हैं और फिर चेक करते हैं कि इसमें ये क्या इशू है। तो दोस्तों बोर्ड इसका मैंने बाहर निकाला है और इसके बोर्ड में सबसे पहले तो ये किसी ने ना यहाँ पे ये तारें लगाई हुई हैं, यहाँ पे कनेक्टर इसका जल गया होगा और यहाँ पे भी ये जो PV का कनेक्टर है ये भी सिरे से लगा ही नहीं हुआ। अच्छा ये बोर्ड है जी इसके अंदर, और ये बोर्ड जैसा कि मैंने पहले बताया काफ़ी सारी कंपनियों ने ये बोर्ड शुरू में यूज़ किए हैं और ये चलने के लिहाज से बड़े ज़बरदस्त बोर्ड हैं और बड़े लॉन्ग टर्म ये बोर्ड चलते हैं। अच्छा ये इसमें जो है ना वो MPPT कंट्रोलर इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है। ये बेसिकली G1 टेक्नोलॉजी पे बेस है ये वाला। ये यहाँ से आप इसको निकाल के तो साइड पे भी रख सकते हैं। ये इसकी ड्राइवें वगैरह सारी आपके जो सोलर है ना उसका ये सारा स्ट्रक्चर यहीं से कंट्रोल होता है, यही इसका माइक्रो कंट्रोलर भी है। तो अब देखें यहाँ पे जो फॉल्ट है ना इसके अंदर वो देखें, ये यहाँ पे DC साइड है इसकी और यहाँ पे ये जो 4 जो हैं 4115 वो ओरिजिनल लगे हुए हैं और जो 4 4115 हैं ये वाले ये पुल आउट लगे हुए हैं, ठीक है। और इनकी ये लेग्स देखें यहाँ से ये बिल्कुल ब्लास्ट हो चुकी हैं। ये जो कह रहे थे ना तैयब भाई कि ये 2 दिन ठीक चलता है और फिर उसके बाद ये ब्लास्ट कर जाता है, यही वजह होती है कि जब आप पार्ट्स जो हैं वो थोड़े नॉर्मल यूज़ करते हैं ना तो फिर आपका इन्वर्टर इतना लॉन्ग लाइफ नहीं रहता। अच्छा दूसरा देखें यहाँ पे एक IC लगता है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये 4423 ये IC सिरे से है ही नहीं, मतलब अंदाज़ा करें ये जिस भी कारीगर ने ये इसको ठीक किया उसने ये IC यहाँ पे लगाना गवार ही नहीं किया और ऊपर से यहाँ पे 22 ओम की रेजिस्टेंस लगाई हुई है
गेट के ऊपर ना किसी भाई ने, और ऊपर से जो मॉस्फेट है वो 4115 लगाया हुआ है, यानी बिल्कुल बेतुका काम किया हुआ है ना। यानी देखें, मैं इसीलिए आपको कहता हूँ कि जब आप थ्योरेटिकली किसी काम को लेके चलते हैं ना, तो फिर वो काम आपका लॉन्ग टर्म चलता है। यानी वो इन्वर्टर जो है या जो भी चीज़ आप रिपेयर कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगी। लेकिन जब आप एक तुक्के के साथ काम करते हैं ना, और दूसरे इन्वर्टरों को देख के हर इन्वर्टर के साथ वही कुलिया लगाने की कोशिश करते हैं, तो वो आपका काम जो है ना वो नाकाम हो जाता है। अब यहाँ पे ये 22 ओम इन्होंने लगाई हुई है, जबकि यहाँ पे 22 ओम की रेजिस्टेंस नहीं लगती, ठीक है। और ये मॉस्फेट भी यहाँ पे प्रॉपर काम नहीं करता जिन्होंने लगाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ एक और जो है ना वो बड़ा अजीब मामला है, जो कारीगर हजरात है ना उनके साथ, वो समझते हैं शायद कि जो मॉस्फेट या जो IGBT हमारा 6 किलोवाट में या 8 किलोवाट में लगा हुआ होगा ना, वो हम अगर 3 किलोवाट या 4 किलोवाट या 2 किलोवाट में भी लगा देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा, या उसकी पावर जो है ना वो उतनी हो जाएगी। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, ठीक है। कंपनी ने हर एक यूनिट की डिज़ाइनिंग अपने हिसाब से की होती है, उसके स्ट्रक्चर को समझना पड़ता है। बात समझ आ रही है? यानी देखें ना आप, ये मिसाल के तौर पर ये बोर्ड है, अब यहाँ पे ये जो DC साइड की ड्राइव बनती है इसका टोटली फार्मूला चेंज है, ये दूसरे इन्वर्टर्स की तरह है ही नहीं, ठीक है। लेकिन हमारे कारीगर इसको दूसरे इन्वर्टर्स की तरह डील कर रहे होते हैं। इसकी ड्राइव जो है वो यहाँ पे जो है विदाउट स्पाइकिंग बनती है, यानी हल्के से स्टार्ट लेती है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके वो ग्रेजुअली वोल्ट इंक्रीज़ होते हैं। जबकि दूसरे इन्वर्टर में जैसे आप इसकी ड्राइव ओपन करते हैं फ़ौरन 5 वोल्ट या 6 वोल्ट या 7 वोल्ट या जितने वोल्ट की ड्राइव होती है वो आ जाती है। तो कंपनी ने इस IC की प्रोटेक्शन के ऊपर ये काफ़ी सारी चीज़ें लगाई होती हैं। यहाँ पे ये ICs का इस्तेमाल किया जाता है, इस IC का, और ये ट्रांजिस्टर NPN PNP का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमारा ये जो पीछे PWM IC लगा हुआ है ये बच जाए। लेकिन हमारे कारीगर क्या करते हैं, वो कहते हैं जी नहीं, कंपनी ने जितनी प्रोटेक्शन करनी है करे, हम तो पहले उठा के इसको चेंज करेंगे, ठीक है। और ये देखें, ये भी किसी ने ये चेंज किया हुआ है और ये नीचे बेस लगाई हुई है। मैं 20 दफ़ा ये वीडियोज़ में कह चुका हूँ कि 35-25 IC के नीचे आपने बेस नहीं लगानी, उसको डायरेक्ट आपने लगाना है। चेकिंग के दौरान आप लगा सकते हैं, और जब आपका इन्वर्टर ओके कंडीशन में हो जाए तो फिर आपने ये बेस निकाल के तो डायरेक्ट IC को बोर्ड में लगाना होता है। ये बेस बजाते खुद एक फ़ाल्ट है, ये पता नहीं हमारे कारीगरों को क्यों समझ नहीं आती, और ये हर IC के नीचे बेस लगा देते हैं। देखें, अगर छोटा IC है ना आपका 3845, उसके नीचे बेस फिर भी काबिले मतलब ना यकीन है कि आप लगा लें, उस पर बंदा कहता है ये कोई बात नहीं। लेकिन ये जो IC है ना, इसके नीचे आपने बेस का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। अगर करेंगे ना तो फिर आपका इन्वर्टर मैक्सिमम 5 से 6 माह बाद या 3 माह बाद या 2 माह बाद लाजमी ख़राब होगा, 100% ख़राब होगा, मुमकिन ही नहीं है। आप देख लेना, जितनी ओरिजिनल कंपनियां ना इन्वर्टर बनाने वाली अच्छी कंपनियां, उन्होंने कभी भी ICs के नीचे ये बेस वो नहीं लगाती, ठीक है। और हमारे कारीगर उठा के, मतलब कंपनी बेचारी ने इतनी प्रोटेक्शन दी होती है कि ये IC बचे, तो हमारे कारीगर बचा हुआ IC उठा के पहले बाहर फेंकते हैं और फिर लोकल उठा के मार्केट वाला वो लगा देते हैं, ठीक है। ये पता नहीं क्या वजह, इस IC के साथ क्या दुश्मनी है हमारे कारीगरों को कि वो ये IC नहीं छोड़ते। तो बहरहाल इसको जो है ना वो मैं ये बाहर निकालता हूँ। अच्छा, इसमें ना ये यहाँ पे जो माइक्रो कंट्रोलर है ना, ये माइक्रो कंट्रोलर के साथ भी छेड़छाड़ की है उन्होंने, शायद इसको चेंज किया या रीसोल्ड किया। ये देखें ना, इसके ये जो पॉइंट वगैरह हैं ये सारे रीसोल्ड हैं, ये IC भी उन्होंने चेंज किया है। तो खैर इसकी मैं क्लीनिंग करता हूँ, और क्लीनिंग करके ना फिर फर्दर वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और इसकी जो DC साइड है ना, इसको हम जो है वो आज बनाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं इसके हीट सिंक वगैरह बाहर निकालता हूँ और इसकी थोड़ी क्लीनिंग करता हूँ और फिर फर्दर वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, इसके बोर्ड की क्लीनिंग तो मैंने कर दी है, फ्रंट रियर दोनों। ये देखें, इस साइड से भी इसकी मैंने जो है ना वो सारी क्लीनिंग की है जितना मुझसे हो सका, और इसमें जितने ख़राब कंपोनेंट थे वो सारे मैंने बाहर निकाले हैं। और यहाँ पे ना एक बात नोट कर लें, ये देखें, ये जिस भी हमारे कारीगर भाई ने इसको रिपेयर किया ना, उनको लगता है कि 22 ओम की रेजिस्टेंस से ना कुछ ज़्यादा ही प्यार है। उन्होंने ना हर जगह यहाँ पे ना 22 ओम, यहाँ पे भी 22 ओम लगाई हुई थी, ठीक है। अच्छा, इधर भी 22 ओम, अब यहाँ पे 0 ओम की रेजिस्टेंस लगती है, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, 1 मिनट। ये देखें, ये यहाँ पे 0 ओम की रेजिस्टेंसें लगती हैं दोनों, ठीक है। यहाँ भी 22 ओम लगी हुई थी,
यहाँ पे 10 ओम लगती है, यहाँ पे भी 22 ओम, इधर भी 22 ओम, इधर भी 22 ओम, हर जगह उन्होंने 22 ओम की ही रेजिस्टेंस लगाई हुई थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने बाहर निकाली, यहाँ पे ये सारी क्लीनिंग की, और यहाँ से ये 35-25 को मैंने बाहर निकाला। अच्छा, इसका ये माइक्रो कंट्रोलर भी मैंने बाहर निकाला है, और माइक्रो कंट्रोलर बाहर निकाल के तो इसकी मैंने ये नीचे से क्लीनिंग की है। ये बड़ा गंद था नीचे इसके ना, ठीक है। और ये आईसी भी मैंने यहाँ से बाहर निकाला है, इसके नीचे भी काफ़ी गंद था, बाकी आईसी तकरीबन ठीक है, और इसकी क्लीनिंग मैंने यहाँ पे कर दी है। अब देखें, इसमें यहाँ पे ये आईसी मिसिंग था, ये पहले मैंने आपको बताया, और इसमें जो डिस्टेंसें गलत लगी हुई थी वो भी मैंने बता दी। अब यहाँ पे ना ये इसका सारा डीसी स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये वाली साइड, ये सारी ये डीसी साइड है। यहाँ से ही हमारे जो बस वोल्टेज हैं वो ऑपरेट होते हैं, और ये वाला जो चापर लगा हुआ है ये चापर बूस्ट होता है, जिसकी वजह से हमारे ये जो बड़े कैपेसिटर हैं ये वाले ये चार्ज हो जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो दो ट्रांजिस्टर एनपीएन पीएनपी एक साइड पे और एनपीएन और पीएनपी एक साइड पे ये लगे होते हैं ना, ये अक्सर कारीगर हजरात जो हैं वो पूछ रहे होते हैं कि ज़हर भाई यहाँ पे कौन सी जगह पे कौन सा ट्रांजिस्टर लगना है। हालांकि मैं पहले अपनी एक वीडियो में ये बड़ी डिटेल के साथ बता चुका हूँ कि आप ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि एनपीएन की लोकेशन और पीएनपी की लोकेशन कहाँ पे होती है। यानी उस पर मैंने बताया था कि जो आपका कलेक्टर होता है बेसिकली, उस पर आपने नेगेटिव या पॉजिटिव वोल्टेज को मेजर करना होता है, और नेगेटिव और पॉजिटिव वोल्टेज की मेजरमेंट की बेस के ऊपर ही आपने वहाँ पे ट्रांजिस्टर को अप्लाई करना होता है। ये बड़ी डिटेल के साथ मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन इसके बावजूद हमारे कारीगर भूल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये शुरू से ना, मैं सब की बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादातर जो कारीगर हजरात है ना वो बेसिकली जुगाड़ सिस्टम लगा के ना, तो जब थ्योरी उनको बताई जाती है ना तो थ्योरी उनकी समझ में नहीं आती। तो फिर वो अक्सर मैं जब उनको ये कहता हूँ ना आगे से, तो कहते हैं ज़ाहिर भाई हमें कोई आसान से तरीके से बताएं ना, ये क्या मतलब ये कलेक्टर मीटर ये हमारी समझ से बाहर है, हमें कोई आसान से तरीके से बताएं। और यकीन करें जब मैं उन्हें कुछ जुगाड़ी तरीके से बताता हूँ तो वो जो है ना वो फिर उनको पक्का याद भी रहता है। वो कहते हैं जी हाँ, ये अब आपने बताया ना असल बात। तो अब यहाँ पे भी ये देख लें कि ये जो 4 ट्रांजिस्टर की जगह बनी हुई है ना, इसमें ये पहले नंबर वाला और यहाँ से इस तरफ पहले नंबर वाला, यहाँ पे दोनों के आपके लगेंगे पीएनपी, यानी A10-20 यहाँ पे लगेगा, और इधर यहाँ पे A10-20 लगेगा। जो दोनों अंदर वाली साइड पे है ना, यानी ये वाले, इन दोनों के दरमियान में, यानी इस 10-20 और इस 10-20 के दरमियान में ये जो दोनों होंगे, ये दोनों 26-55 होंगे, ये दोनों जो है वो एनपीएन होंगे। ये एक जुगाड़ी तरीका है। अब ये देखना ये सबको याद रहना है, ठीक है, लेकिन जो थ्योरेटिकली चीज़ है वो किसी को नहीं याद रहनी, ठीक है। तो ये इसका एक तरीकाकार है। अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, तो ये इनका ये तरीकाकार है। यानी ये अंदर वाली जो साइड है ये दोनों ये 26-55 और ये बाहर वाले दोनों ये A10-20 लगेंगे। तो इसको अब आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब आते हैं इसके बेसिक जो है ना वो स्ट्रक्चर की तरफ, कि इसका जो ये सेक्शन है ये कैसे काम कर रहा होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखें, ये 35-25 आईसी लगा हुआ है ना, आप जानते हैं कि 35-25 आईसी एक PWM आईसी है जो आपकी ड्राइव वोल्टेज के साथ साथ आपकी फ्रीक्वेंसी को भी आउट करता है। तो अब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, चैनल A और चैनल B, ये इस आईसी के साथ लिंक होता है और ये फिल्ट्रेशन के थ्रू यहाँ पे लिंक करवाया जाता है। ये ऐसे नहीं है कि यहाँ से जंपर उठाया और सीधी इनकी गेट के ऊपर आपने दे दिया, ऐसे नहीं कंपनी करती। कंपनी ने एक बाकायदा प्रोटेक्शन बनाई होती है, कि बाकायदा एक स्ट्रक्चर बनाया होता है ताकि ये हमारा जो आईसी है ये बच सके। लेकिन हमारे कारीगर क्या करते हैं कि वो जो है ना वो सबसे पहले इसको उठा के बाहर फेंकते हैं कि तू तो निकल इथों, ठीक है। हालांकि वो ओरिजिनल आईसी होता है, तो ओरिजिनल आईसी निकाल के तो उसकी जगह इस तरह के आईसी लगा देते हैं, और वो भी साथ में जो है ना वो सोने पे सुहागा के ये कि बेस भी लगा देते हैं साथ, ठीक है। ओरिजिनल आईसी जो लगा होता है ना वो आप को कहीं नहीं मिलता बाद में, ठीक है। लेकिन ये वाले जो लोकल आईसी हैं ये 70-80 रुपये का, 100 रुपये का, ये आम रूटीन में आपको मार्केट से मिल जाता है, ठीक है। और ये काम भी प्रॉपर नहीं करता, इसीलिए 2-3 दिन आपका यूनिट चलता है, फिर कोई ना कोई फॉल्ट आ जाता है। तो इसको थोड़ा सा आज समझ देंगे ये स्ट्रक्चर काम किस तरह करता है और इस आईसी की यहाँ पे क्या ज़रूरत है। अच्छा, सबसे पहले ये जो आईसी है ना इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये आईसी जो है ना ये बेसिकली TC4427 इसका नंबर है। मैं आपको थोड़ा सा ना बोर्ड के ऊपर इसका डायग्राम समझा देता हूँ ताकि आपको आसानी के साथ ये
ज़हनशीन हो जाए। ये बेसिकली इसका जो नंबर है ना वो है ये 4427, ये इसका नंबर है आईसी का। अब ये 8 पिन आईसी होता है, ठीक है। इसको अगर आप डायग्राम की शक्ल से देखें ना, मेरी थोड़ी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो इसमें जो 8 पिने हैं ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। बल्कि इधर से इसको शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये आईसी है TC 4427। अब ये आईसी इधर लगा होता है यहाँ पे, ठीक है। इस आईसी का जो बेसिक फंक्शन है ना उसको देख लें। ये बेसिकली नॉन इन्वर्टिंग आईसी है, ठीक है। ये जहन में रखना आपने, नॉन इन्वर्टिंग आईसी। इस आईसी की ये जो पहली पिन है ना, ये वाली, ये NC कहलाती है, यानी नो कनेक्शन। यहाँ पे कोई इसका कनेक्शन नहीं होता। और ये जो दूसरी इसकी पिन है ये वाली, यहाँ पे आपका सिग्नल आता है, यानी आप इसको इन जो है ना वो A कर लें, यानी A चैनल का जो सिग्नल है वो इनपुट होता है इसमें, यहाँ पे इनपुट पॉइंट है। और ये जो तीसरा पॉइंट है इसका, ये कहलाता है इसका ग्राउंड, ठीक है। ये ग्राउंड पॉइंट है हो गया, यानी VCC वाला ग्राउंड। और जो चौथा पॉइंट है ये इसका कहलाता है इन B, यानी यहाँ पे दूसरी इनपुट आईसी की, यानी जो 3525 आईसी है उसकी जो पिन नंबर 11 और पिन नंबर 14, उसकी इनपुट सीधी इधर आती है। अब आ जाए इसकी ये जो 5 नंबर पिन है, यहाँ पे ये देखें, ये चौथी पिन के बिल्कुल फ्रंट में ना, यहाँ पे ये इसकी आउट कहलाती है, ये आउट है, ठीक है, आउट B। और ये जो इसकी छठी पिन है ये होगी इसकी VCC, ठीक है। ये जो 7वें पिन है ये इस इन के सामने है ना, तो ये आउट A कहलाएगी, ठीक है। इसी तरह ये जो 8वीं पिन है ये NC यानी नो केबल कहलाएगी। यानी ये इसका जो एक यूँ समझ लें कि डाटा शीट है इस आईसी का, यानी इसका फंक्शन क्या है ये मैंने आपको बताया इसमें। अच्छा, जब हम इस आईसी के अंदर जानते हैं कि इसके अंदर क्या बना हुआ है, यानी अगर ये सीधी सीधी यहाँ से इनपुट हो के तो इधर आउटपुट होनी थी, तो फिर यहाँ पे आईसी लगाने की ज़रूरत क्या है, यहाँ पे सीधा सीधा जंपर लगा देता वो। यानी ये देखें ना कि यहाँ पे ये सीधा सीधा इधर जंपर भी तो लग सकता था, ठीक है। तो इसमें जो बेसिक चीज़ है ना इस आईसी को लगाने की, जो बेसिक वजह है वो यही है कि आप जंपर भी लगा के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला कोई नहीं है। लेकिन इस आईसी का जो फंक्शन है ना वो समझ लीजिए। देखें, जब हम इस आईसी के अंदर झांकते हैं ना, तो इसकी ये जो पिन नंबर 4 है ना, और ये जो पिन नंबर 5 है, ये बिल्कुल आमने सामने आउटपुट बनी हुई है। इसके अंदर बेसिकली ये नॉन इन्वर्टिंग स्ट्रक्चर बना होता है इस तरह का, ठीक है। मैंने आपको ये एक वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ बताया था इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये बस सीधा सीधा एक नॉन इन्वर्टिंग स्ट्रक्चर है, यानी यहाँ से आपने इसको इनपुट देनी है और यहाँ से आउटपुट आपको मिल जाएगी, और यहाँ पे इसके जो है ना वो वोल्टेज अप्लाई होंगे, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा ये देखें, यानी ये ऐसे क्यों लगाया गया, इसकी तरफ आते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही आपके डीसी साइड में या सिग्नल में या कोई भी 35-25 वाली एरिया में कोई मसला मसाइल आएगा ना, कोई फॉल्ट आएगा, तो जैसे ही यहाँ से ये VCC वोल्टेज ऑफ होंगे तो क्या होगा कि आपका ये जो आउटपुट है ये टर्मिनेट हो जाएगा, यानी आउटपुट सिग्नल यहाँ पे से रुक जाएगा, ठीक है। दूसरा इसका फ़ायदा ये होगा कि ये एक दूसरे से आइसोलेट हो जाएगा, यानी ये जो बाद दफ़ा ऐसा होता है कि आपका जो मॉस्फेट है ना वो ब्लास्ट कर जाता है, फट जाता है, तो उससे क्या होता है, जो करंट बैक आता है ना, यानी जहाँ से आउट होनी थी वहाँ से जब बैक करंट इनपुट होता है, तो उससे क्या होता है कि आपका जो ये हैवी सिग्नल है, यानी ज़्यादा करंट वाला जो सिग्नल है वो आपके इनपुट की तरफ नहीं आता, क्योंकि यहाँ से ओप एम इसको आइसोलेट करवा देता है। बात समझ आ रही है। तो ये इस आईसी का एक मेन जो है ना वो फार्मूला कह लें या डाटा शीट कह लें, और इसका ये बेसिक फंक्शन है, जिसकी जो है ना यहाँ पे लगाना मतलब ज़रूरी होता है ये आईसी, जिसकी वजह से इसको लगाया जाता है। और यही स्ट्रक्चर है, यही इसका मेन पार्ट है जो इस आईसी ने यहाँ पे प्ले करना होता है। अच्छा, यहाँ पे ना अब इसका जो एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाता चलूँ। ये देखें, यहाँ पे
अब इसके इनपुट और आउटपुट को समझ लीजिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक मिनट थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें आसानी के साथ नज़र आएँ। देखिए यहाँ पे मीटर को मैं रखता हूँ बीप की रेंज के ऊपर, ठीक है। ये मीटर मैंने सेट कर लिया है डायोड की रेंज के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे ना आपने एक चीज़ बड़ी ध्यान से नोट करनी है। ये देखें, ये यहाँ पे हमारा आईसी लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको मज़ीद जूम करता हूँ। यहाँ से वैसे इसके ये ट्रैक जो है ना टूटे हुए हैं। ये पहला तो वैसे अच्छा, ये दोनों जो टूटे हुए हैं ना ये हमारे हैं भी किसी काम के नहीं। ये पिन नंबर 1 भी इसकी एनसी है और ये पिन नंबर 8 भी इसकी एनसी है, यानी यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। ये पिन नंबर 6 यहाँ से टूटी हुई है, लेकिन ये इसका ट्रैक है, ये हमें यहाँ से जंपर डालना पड़ेगा। अब ये देखें यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर है वो समझ लीजिए। देखें ये इसकी आईसी की पिन नंबर 1 है, ये पिन नंबर 2 है, और पिन नंबर 2 मैंने बताया कि ये इनपुट का पॉइंट होता है, यानी यहाँ से सिग्नल आता है इसके अंदर, आईसी को इनपुट होती है यहाँ से। ये ट्रैक सीधा हमारा यहाँ इस रेजिस्टेंस के ऊपर आता है यहाँ पे, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगी है होती है वो 0 ओम उसकी वैल्यू होती है। यहाँ इससे ये सिग्नल हो गए तो सीधा आपके आईसी की पिन नंबर यहाँ पे पिन नंबर 11 के ऊपर या 12 पिन नंबर 14 के ऊपर आ जाता है, ठीक है। बल्कि मैं आपको टेस्ट भी करवाता हूँ। ये देखें यहाँ पे ये देखें ये सिग्नल यहाँ पे मिल रहा है हमें, यानी इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ। ये देखें एक पॉइंट मैंने इसका इधर रखा और दूसरा इधर रखा, तो ये इनपुट हमें यहाँ पे ये मिल गई है। ये देखें ये पॉइंट नंबर इसका 14 है। और अगर हम आते हैं इसके पॉइंट नंबर 11 की तरफ, ये पॉइंट नंबर 11 है और ये इसका दूसरा पॉइंट है। ये देखें ये इसके साथ कंटिन्यूटी दे रहा है, ठीक है। तो ये इसकी यानी यहाँ से ये दोनों सिग्नल आउट हुए, यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे आगे 0 ओम की 2 डिस्टेंसें लगीं, ठीक है। यहाँ पे भाईजान ने 22 ओम की डिस्टेंसें लगाई हुई थी, 0 ओम की डिस्टेंसें लगीं, ये सीधी पहुँची इस आईसी के इनपुट के ऊपर, यानी ये पॉइंट सीधा पहुँचा ना इधर, ये एक मिनट, ये पॉइंट पहुंचा सीधा इधर, और ये वाला जो चौथा पॉइंट है ये पहुंचा सीधा इसके ऊपर, ठीक है। इनपुट मिल गई। अब इसकी बिल्कुल इनके सामने आउटपुट है। ये इस पॉइंट की आउटपुट आ गई यहाँ से, ये यहाँ पे पहुंची इधर, और यहाँ पे 10 ओम की रेजिस्टेंस लगेगी। यहाँ पे भी भाईजान ने 22 ओम की रेजिस्टेंस लगाई थी जिन्होंने भी इसको रिपेयर किया। यहाँ से ये रेजिस्टेंस लगी और ये सीधी पहुंची इसकी बेस के ऊपर, यहाँ ये 2655 यहाँ पे लगेगा, ये इसकी बेस के ऊपर आई। जैसे ही यहाँ पे ये इसकी बेस के ऊपर वोल्टेज मिलेंगे, ये इसका मीटर और कलेक्टर एक हो जाएगा और वोल्टेज सीधे आपके इसकी मॉसफेट की गेट के ऊपर चले जाएंगे। बात समझ आई? ये इसका एक तरीकाकार है काम करने का। अच्छा, पीछे इसकी रह गई जी VCC। ये पिन नंबर 3 मैंने आपको बताया था कि ये ग्राउंड की पिन होती है। ये इसकी आप जब चेक करेंगे ना, ये देखें एक प्राब मैंने यहाँ पे मीटर की रखी है और दूसरी प्राब मैं इस आईसी की ग्राउंड के ऊपर रखता हूँ, तो ये देखें ये यहाँ पे मुझे ग्राउंड के ऊपर ये कंटिन्यूटी दे रहा है। इसी तरह ये इसकी VCC की पिन है, और जब मैं इसको VCC के टेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे एक मैं मीटर की प्राब इधर रखता हूँ और दूसरी प्राब मैं इसके VCC के ऊपर रखता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे हमें ये कंटिन्यूटी दे रहा है। यानी जो वोल्टेज आपके इस आईसी के वोल्टेज हैं वही इसके VCC के ऊपर भी हमें मिल रहे हैं। तो ये तरीकाकार है इसके जो DC साइड है उसको चेक करने का। ठीक हो गया। अब ये तो आईसी का जो था सारा स्ट्रक्चर वो मैंने आपको बता दिया। अब अगर एक बंदा कहता है कि ज़ाहिर भाई हमें आईसी नहीं मिल रही, यहाँ ये आईसी अवेलेबल नहीं हो रही, तो हम क्या करें? तो फिर उसका तरीकाकार ये होता है कि इन दोनों पॉइंटों को के आमने सामने ना बिल्कुल एक 47 ओम की रेजिस्टेंस आपने लगानी है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, और इस आईसी को आप निकाल भी सकते हैं। इस आईसी का फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे ये जो ड्राइव वोल्टेज है ना, उनमें ये जो ओवर स्पाइक आती है या जो बैक करंट आता है ना, उससे ये आईसी आइसोलेट करवा देता है इस स्ट्रक्चर को, यानी 35-25 आइसोलेट हो जाता है आपके ब्लास्टिंग वोल्टेज से। ये इसका फंक्शन है और इसका कोई फंक्शन नहीं है। सीधा सीधा एक छोटा सा एक यूँ समझ लीजिए कि एक
प्रोटेक्टर आईसी आप इसको कह सकते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अब मैं इसमें जो है ना वो करता हूँ इंस्टॉल ये सारी चीज़ें, यहाँ पे रेजिस्टेंसें और ये ट्रांजिस्टर वगैरह सारे मैं नए लगाता हूँ, आईसी वगैरह लगाता हूँ। इसका जो माइक्रो कंट्रोलर है वो भी मैंने बाहर निकाला हुआ है। इसमें माइक्रो कंट्रोलर भी मैंने आपको बताया कि इसमें ये जो ना नीचे काफ़ी गंद था, तो इसकी मैंने सफाई की है। अभी मज़ीद इसकी थोड़ी सी क्लीनिंग रहती है, वो भी मैं करता हूँ। इसको लगा के ये आईसी भी मैं लगाता हूँ और फिर इसकी जो है ना वो फाइनल ट्राई लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारा इन्वर्टर आउटपुट पे जाता है या नहीं जाता। तो दोस्तों कंपोनेंट तो मैंने कर दी हैं इसमें इंस्टॉल, इसकी रेजिस्टेंसें, माइक्रो कंट्रोलर और ये सारी चीज़ें मैंने लगा दी हैं। ये देखें यहाँ पे मैंने जो रेजिस्टेंसें लगाई हैं ये 10K की रेजिस्टेंसें सारी मैंने लगा दी। इधर 0 ओम की रेजिस्टेंस लगा दी और यहाँ पे जो आईसी है वो भी मैंने इंस्टॉल कर दी है। इसका जो माइक्रो कंट्रोलर है उसको मैंने अच्छे से साफ़ करके यहाँ पे क्लीनिंग करके लगा दिया। अच्छा, ये माइक्रो कंट्रोलर जो है ना, ये लगाते हुए आपने इस बात का खास ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल ट्रैक बाय ट्रैक जो है ना ये एक दूसरे के ऊपर ये इसकी पिनें आए। ये देखें ज़रा सा भी इनमें फ़र्क नहीं है, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर रख के ना तो फिर आपने इनको सोल्ड करना होता है। तो अभी मैं आपको इसकी कराता हूँ ड्राइव टेस्ट, और ड्राइव टेस्ट करने के बाद फिर इसमें हम लगाएंगे मॉसफेट, और मॉसफेट लगा के तो फिर चेक करते हैं कि हमारा जो यूनिट है वो आउटपुट पे जाता है या नहीं जाता। तो बैटरी मैं इसके साथ करता हूँ अटैच, और ये स्विच लग गया। और मीटर को आपने रख लेना है तकरीबन 20 की रेंज के ऊपर, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम आउट करता हूँ। अब हर एक के ऊपर आपने इसकी जो ड्राइव है वो टेस्ट कर लेनी है, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ से हम इसको शुरू करते हैं। अब इसकी ड्राइव जो है ना वो मैंने जिस तरह शुरू में बताया था कि ये ग्रेजुअली जो है ना वो इंक्रीज़ करती है इनकी ड्राइव, 1 2 3 4 5 इस तरह करके। तो अभी मैं इसको करता हूँ ऑन। ये मैंने इसको ऑन किया और ये इसकी ड्राइव ये देखें, ये 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। ये 5 वोल्ट पे जाके इसकी ड्राइव रुक गई और जो सिस्टम है हमारा यूनिट वो फॉल्ट पे चला गया। अब ये सब के ऊपर आपने इस तरह इसकी ड्राइव टेस्ट कर लेनी है। ये देखें चैनल बी के ऊपर भी ड्राइव इतनी ही आ रही है, और एक दफ़ा ये जितने भी जहाँ पे मॉसफेट लगे हुए हैं ना उनकी जगह बनी हुई है, इन सब के ऊपर आपने बारी बारी ड्राइव टेस्ट कर लेनी है। क्योंकि बाद दफ़ा ये रेजिस्टेंस जो है ना ये लगाते हुए भी गलती हो जाती है जिससे किसी एक की ड्राइव नहीं बन पाती, ठीक है। ये देखें 5.26, तो उससे क्या होता है कि फिर आपका वो वाला जो मॉसफेट है ना वो गेट ओपन ना होने की वजह से ख़राब हो जाता है। तो ये आठों के ऊपर हमारी जो ड्राइव है वो अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त बन गई है। और इसमें जो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको भी आपने टेस्ट करना है। 1 मिनट मैं इसका ज़रा जो बीप की आवाज़ है ना वो बंद कर लूँ, ये शोर बहुत ज़्यादा कर रही है। ये अब इसकी आपने करनी है फ्रीक्वेंसी टेस्ट, तो उसके लिए आपने ऑसिलोस्कोप का इस्तेमाल करना है। ये देखें, अच्छा इन सेटों की भी आपने फ्रीक्वेंसी टेस्ट लाजमी करनी होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये विदाउट फ्रीक्वेंसी ही आपने उठा के लगा देने हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि ये दोनों को एक ही एंगल में ले आऊँ ताकि इससे दिखने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी तकरीबन 35 किलो हर्ट्ज़ से लेके 35 किलो हर्ट्ज़ से लेके 37 किलो हर्ट्ज़ के लगभग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक प्रॉब मैंने सोर्स के ऊपर रखी और दूसरी जो है ना वो ड्रेन अपनी गेट के ऊपर। तो ये देखें यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारी तकरीबन 35.529 किलो हर्ट्ज़ जो है वो बन रही है। और ये दोनों चैनलों के ऊपर, ये चैनल ए था, अब मैं चैनल बी के ऊपर भी इसको टेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे भी ये देखें एक जैसी ही इसकी फ्रीक्वेंसी बन रही है, ठीक है। हमारे अक्सर कारीगर इन सेटों की फ्रीक्वेंसी चेक ही नहीं करते, ठीक है। और ये जो वेव फॉर्म है इसको बिना देखे बिना चेक किए यहाँ पे जो है वो लगा देते हैं, अपना मॉसफेट लगा देते हैं, ठीक है। ये देखें ये बन गई दोबारा, ये बैटरी की जो तारें हैं वो मुझसे जुड़ गई थी। तो ये चीज़ आपने लाजमी टेस्ट कर लेनी होती है, ठीक है। ये दोबारा चेक करेंगे 35 किलो हर्ट्ज़ और दूसरी साइड के ऊपर भी 35 किलो हर्ट्ज़, और आरएमएस वोल्टेज जो है वो तकरीबन 18 के लगभग होने चाहिए। तो ये तो था इसका जो है वो फ्रीक्वेंसी की चेकिंग का तरीक़ाकार। अब इसके हम ऊपर लगाते हैं दोनों तरफ मॉसफेट, एक एक मॉसफेट लगाएंगे और आउटपुट वोल्टेज देखते हैं कि वो कितने हैं।
तो मैं ये दोनों तरफ लगाता हूँ मॉसफेट, और मॉसफेट लगा के तो फिर यूनिट को चेक करते हैं। तो दोस्तों इसके बोर्ड के ऊपर तो काम मैंने कर लिया मुकम्मल, और इसमें मैंने जो डीसी साइड में मॉसफेट का यूज़ किया वो है FB52N15D, ठीक है। और ये चारों के चारों मैंने ओरिजिनल लगाए हैं, ये पुल आउट नहीं है। अच्छा, इसमें ना ये 2 IGBT भी शॉर्ट निकले हैं। ये ट्रैकिंग के दौरान जब मैं इसको टेस्ट कर रहा था तो 2 IGBT भी इसमें शॉर्ट निकले। तो अभी बारी है इसको टेस्ट करने की, तो इसको भी करते हैं टेस्ट और चेक करते हैं कि हमारा जो इन्वर्टर है वो आउटपुट पे जाता है या नहीं जाता। अच्छा, इसका जो गला बंद किया था मैंने वो भी ओपन कर लेते हैं। और इसको मैं लगाता हूँ बैटरी के साथ और चेक करते हैं कि ये आउटपुट पे जाता है या नहीं जाता। तो LCD मैंने इसके साथ अटैच कर दी है। तो ये 230 आउटपुट पे अल्हम्दुलिल्लाह चला गया, बेहतरीन तरीके से ऑन हुआ है। और इसकी जो डीसी साइड है वो अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट काम कर रही है। अब ये जो 01 कैरियर है ना, ये दे रहा है फ़ैन का, फ़ैन इसके साथ मैंने नहीं लगाया, तो ये फ़ैन कैरियर है। अब इसको तो मैं करता हूँ ऑफ, ये इसका गला हमने ऐसे ही खोल दिया। अच्छा, अब मैंने ना आपको शुरू में एक बात बताई थी कि बस वोल्टेज बाज़ दफ़ा, ये तो बस वोल्टेज का फॉल्ट था, यानी बस वोल्टेज नहीं बन रहे थे और इसमें ये 09 का फॉल्ट आ रहा था। अब एक फ़ॉल्ट वो होता है कि बस वोल्टेज भी बन रहे होते हैं, यानी ये कैपेसिटर जो है वो फुल्ली चार्ज भी होते हैं, लेकिन इसके बावजूद 09 का फॉल्ट आ रहा होता है। तो उसको भी समझ लीजिए कि वो जो है ना वो किस वजह से आता है। मैं पहले इसके जो है ना वो कैपेसिटर डिस्चार्ज कर लूँ। ये कैपेसिटर इसके लाजमी डिस्चार्ज किया करें, क्योंकि ये जो है ना ये चार्ज हो जाते हैं कैपेसिटर, जो बाद में अगर आपका गलती से हाथ लग जाए ना इधर, तो फिर ये बहुत ज़्यादा झटका लगता है, आपको शॉक लगता है, ठीक है। तो इसको लाजमी आपने डिस्चार्ज करना होता है। अच्छा, इसमें ना एक बात समझ लीजिए कि ये 09 का जो फॉल्ट है ना वो और किस वजह से आता है। देखिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंसें लगी हुई हैं इन कैपेसिटरों के ऊपर, ये वाली, ठीक है, ये नज़र आ रही हैं आपको। ये तकरीबन 6 एक तरफ लगी हुई हैं और जो 6 हैं वो एक तरफ लगी हुई हैं। अब ये जो इनकी वैल्यू है ना यहाँ पे, इसको समझ लीजिए। देखें, ये है, इसके ऊपर कोड लिखा हुआ है 3923, ये 3923 इसके ऊपर कोड लिखा हुआ है। ये तकरीबन 393 के की रेजिस्टेंस है ये वाली, ठीक है। ये 393 के, ये 393 के, ये 393 के, ये 3 एक नंबर लगाया हुआ उसने। आगे फिर 44 और 23 कोड की रेजिस्टेंस लगी हुई है। ये आपकी बनती है तकरीबन 443 के की, ठीक है, ये वाली। ये 2 रेजिस्टेंसें ये लगी हुई हैं और फिर आगे दोबारा फिर 393 के की रेजिस्टेंस लगाई हुई है। यानी टोटल कुल मिला के जो 4 रेजिस्टेंसें हैं वो 393 के की, और जो 2 हैं वो तकरीबन 443 के की रेजिस्टेंस हैं। सेम इसी तरह इधर भी ये लगाई हुई हैं, यानी इसने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के ऊपर। अच्छा, अब होता क्या है बाद दफ़ा कि जब ये कैपेसिटर चार्ज होता है ना, तो हमारा सिस्टम जो है वो इसको सेंस करता है, यानी वो जांच लेता है कि यहाँ पे बस वोल्टेज जो है वो बन गए हैं, और यहाँ से ये जो ट्रैक निकल रहे हैं रेजिस्टेंसों से, यहाँ से ये सीधा सिग्नल यहाँ से होता हुआ, ये ट्रैक यहाँ से होते हुए ये सीधे पहुँचते हैं यहाँ से आपके सिस्टम IC में, ठीक है, जिससे वो ये सेंस कर लेता है कि हमारा जो इन्वर्टर है वो 09 के एरर से निकल गया, यानी बस वोल्टेज बन गए हैं। अब होता क्या है कि बाज़ दफ़ा ये कैपेसिटर भी चार्ज हो रहा होता है ये वाला, और इसके बावजूद यूनिट 09 पे जा रहा होता है। तो ये जो रेजिस्टेंस है ना, इनमें से कोई एक रेजिस्टेंस जो है वो डी वैल्यू हो जाती है, या डी वैल्यू हो जाती है, या ज़्यादातर यहाँ से ये ड्राई सोल्ड हो जाती हैं। यानी ये जो इनकी किनारियाँ हैं ना, ये वाली, ये नज़र आ रही हैं आपको, ये किनारियाँ यहाँ से डी सोल्ड हो जाती हैं, जिससे ये रेजिस्टेंस ओपन हो जाती है, ठीक है, यहाँ से, यानी ये बिल्कुल ओपन हो जाएगी, लगी हुई बिल्कुल ठीक नज़र आएगी। जब आप उसको मीटर से चेक करेंगे, हो सकता है मीटर की प्राप यहाँ पे लगे तो वैल्यू भी ठीक दे दे, लेकिन वो यहाँ से आगे कॉन्टैक्ट उसका ख़त्म हो जाएगा। ये देखें ना, जिस तरह ये आपको ये लाइन शायद नज़र आ रही हो, तो इस तरह की लाइनें बन जाती हैं, जिससे क्या होता है कि यूनिट आपका 09 पे जाता है। बल्कि यूँ करते हैं कि एक रेजिस्टेंस ना इसमें से निकाल लेते हैं, कोई एक रेजिस्टेंस जो है ना, फ़र्ज़ करें कि मैं ये आखिरी वाली, ये वाली रेजिस्टेंस यहाँ से निकाल लेता हूँ, ठीक है,
ये रेजिस्टेंस मैंने यहाँ से निकाल ली। ये अब इस रेजिस्टेंस को बाहर निकालते हैं और फिर यूनिट को मैं ऑन करके आपको चेक करवाता हूँ और देखिएगा कि आपका यूनिट जो है वो 09 पे जा रहा होगा। तो अभी मैं इसको ऑन करता हूँ और फिर आपको ये टेस्ट करवाता हूँ। तो दोस्तों रेजिस्टेंस की निकाल दी हमने बाहर और बैटरी के साथ मैंने इसको लगा लिया है और ऑन मैं इसको करता हूँ। अब ये देखिएगा कि ये 09 के फॉल्ट के ऊपर चला जाएगा। अच्छा, मैंने ना इसके साथ ये फ़ैन भी लगा लिए, नहीं तो ये 09 से पहले 01 पे चला जाता। ठीक है, रेजिस्टेंस बाहर पड़ी हुई है, कैपेसिटर चार्ज हो चुके हैं और सिस्टम अभी तक इसको सेंस नहीं कर रहा। ठीक है, यानी उसके जो बस वोल्टेज हैं वो नहीं पकड़ पा रहा कि क्या इसके साथ लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए। तो ये देखें, ये यूनिट हमारा 09 के ऊपर चला गया। ठीक है, अब ये वजह होती है बाद दफ़ा बस वोल्टेज के बनने के बावजूद भी यूनिट 09 पे जा रहा होता है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस आपके सामने है। तो अब मैं इसको दोबारा इंस्टॉल करूँगा तो सेट हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पहली कंडीशन में चला जाएगा, यानी एक्यूरेट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से हमेशा की तरह नया ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। तो कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ, पहले भी एक दफ़ा वीडियो में बताया था, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से मैं उनके बाद दफ़ा रिप्लाई नहीं कर पाता। बहरहाल आप अपने राय जो है वो कमेंट में ज़रूर लिखा करें। जिस फॉल्ट के मतलब आप वीडियो देखना चाहते हैं वो कमेंट में लिखा करें कि ज़ाहिर भाई इसके मतलब कोई वीडियो बना दें, क्योंकि बेशुमार फॉल्ट ऐसे होते हैं कि जो मेरी नज़र से भी बच जाते हैं। ऊपर से वक्त की कमी होती है, लेकिन इंशाल्लाह आज के बाद मैं कोई टाइम ऐसा मैंने ज़रूर करूँगा जिससे मैं दिन में या दूसरे दिन एक आध वीडियो लाजमी बनाऊँ जो इस तरह की जो है ना वो टेक्निकल मालूमात के ऊपर हो, जिससे आपको नया ज़रूर कुछ सीखने को मिले। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें।